जिस जनजाति गौरव दिवस पर उपस्थित हुए हैं, सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा हम सभी को, जिन्होंने स्वतंत्रता में हमको प्राप्त करने में सहयोग किए, इन जननायकों को याद करने का एक मौका दिया। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अब बतलाना चाहता हूं कि जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत कहां से होती है। हमारा प्रथम जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 1921 से प्रारंभ हुआ है और मैं बहुत ही गंभीर छोटी छोटी सी बातें आपसे करूंगा, शेयर करूंगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके बहुत उपयोग आएगी। थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। हमारे एशिया का ऐसा डिजिटल स्टेशन है, सबसे पहला एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल स्टेशन भोपाल में, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 1921 को किया। उसका नाम कमलापति स्टेशन रखा गया है। कमलापति स्टेशन क्यों रखा गया है जानते हैं? उसका हमारे भोपाल की 300 वर्ष पुरानी महारानी, जिनका नाम कमलापति था, उस नाम से रखा गया। और आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो महाविद्यालय जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, मान्यता प्राप्त है, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। जानते हैं कौन थे? नहीं जानते? ये देखा, इनमें देखना नाम कहीं मिल जाएगा, है ना? मैं बतला दूंगा। मैं आऊंगा, उसमें भी आऊंगा, मैं बतलाऊंगा। तो बात आती है कि जनजाति गौरव दिवस, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसको मना रहे हैं। और ये विडंबना थी कि हमें इन शब्दों से इस एक विशेष वर्ग को सुनने का और इस वर्ग से सम्मानित किया, इस वर्ग से पुकारा जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात तो हमने कहेंगे इसके लिए, क्योंकि आज से अंग्रेजों के शासनकाल के पहले जनजाति, आदिवासी, मूल निवासी ऐसे कोई शब्द नहीं थे। ये जो वर्ग है, ये जो समाज है, जनजाति समाज, ये राजघराना से संबंध रखते थे, ये राजा महाराजाओं से संबंध रखते थे। परंतु ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि इनको जनजाति शब्द से संबोधित करना पड़ा? ऐसी कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इनको आदिवासी से संबोधित करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इनको मूल निवासी कहा जा रहा है? ये सोचने की बात है, ये विषय की बात है और इसको जानना समझने की आवश्यकता है। मैं बतला दे रहा हूं आपको कि अंग्रेजों के पहले का काल देखिए आप, और अंग्रेजों के बाद के काल, दोनों कालों के बारे में बता रहा हूं। अंग्रेजों के पहले के काल में मुगल कालीन व्यवस्था थी। रानी दुर्गावती जो है हमारी महारानी, पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जिनको जनजाति की संज्ञा दी गई है, जिनको दलित की संज्ञा दी गई है, जिनको असभ्य कहा गया है, जिनको गवार कहा गया है, जिनको जाहिल कहा गया है, जिनको अनपढ़ कहा गया है, उनका राजवंश था, उनका राज्य चलता था। तो ये अचानक कैसे जाहिल अनपढ़ जनजाति कैसे हो गई? ये सोचने की बात है। हमारे एजुकेशन से लेकर के, हमारे संस्कृति से लेकर के, हमारे सभ्यता से लेकर के, हमारे भोजन तक का पाश्चात्यीकरण हो गया है। संस्कृति, कपड़े कैसे पहन रहे हैं, भोजन, हम पिज्जा बर्गर में आ गए, घी चुपड़ी रोटी खाना बंद कर दी हमने। ये पाश्चात्यीकरण हो गया। बतलाना चाहूंगा रानी दुर्गावती की बात आती है तो, कि रानी दुर्गावती एक ऐसा व्यक्तित्व था, महारानी थी, और ऐसा व्यक्तित्व था, ये ऐसा समाज था
जैसा कि साहब ने बतलाया अर्जुन सिंह मरकाम जी, वास्तव में तो आप प्रांतीय सचिव रहे हैं, मैं एक नगर अध्यक्ष हूँ, छोटा सा अपना सा कलमकार हूँ। वास्तव में मुख्य वक्ता के रूप में आपको आमंत्रित करना था, परंतु पहले इसकी रूपरेखा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने जो बनाया था उसके माध्यम से मैं थोड़ा सा समय लूंगा। आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि रानी दुर्गावती से मुगलों ने एक शर्त रखी थी, बताया कि एक मनसबदार हमारे पास में भेज दीजिए और आपका प्रिय हाथी, महारानी का प्रिय हाथी। रानी दुर्गावती की जो सेना थी उसमें हाथी की सेना बड़ी विशाल थी और इनके जो महावत थे ये हाथियों पे इतनी कमांड रखते थे कि मुगलों की सेना कहीं नहीं टिक पाती थी। उन्होंने शर्त रखी कि आप एक मनसबदार हमारे मुगल शासन में रखें और अपना प्रिय हाथी को हमारे पास भेज दें। रानी दुर्गावती ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? भाई साहब बतला रहे थे आदरणीय मरकाम साहब कि मैंने इस जनजाति चूंकि हम नाम दिया गया है तो वो शब्द में मुझे बोलना पड़ेगा कि इस जनजाति में आत्मसमर्पण नाम के डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं था। आत्मसमर्पण नहीं जाना और शत्रु के सामने घुटना टेकना तो उन्होंने पसंद ही नहीं किया और वही स्थिति हुई कि उन्होंने सामना किया। इत्तेफाक से इनके जो महावत के जो हाथियों की जो देखरेख करने वाले जो सेनापति थे वो किसी कारणवशात उसको ठीक से संचालित नहीं कर पाए और अंतोगत ये हुआ कि युद्ध की स्थिति में इन्होंने जब देखा कि हार की स्थिति बन रही तो अपने आप को उन्होंने देश के प्रति बलिदान दे दिया। बात आती है कि इसके पश्चात इस क्षेत्र का जितना भी समाज है ये समाज कैसे जंगलों की ओर पलायन कर गया। तो मैं बतलाना चाह रहा हूं कि मुगलों के बारे में रानी दुर्गावती ने समझ लिया था, जान लिया था और जिसका शासनकाल था उस समय पर उस व्यक्ति के बारे में मैं बतला रहा हूं कि महिलाओं के साथ में अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाना, जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनको उठा लेना, जबरन दास बनाया जाना, हमारा जो प्रिय पशु गाय उसका कत्लेआम करना, बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। मीना बाजार का शायद आपने इतिहास में सुना होगा। बाजारों से महिलाओं बच्चों को उठा लिया जाता था, उनका यानी यौन शोषण किया जाता था, रहम में रखा जाता था। इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी लिखना पड़ा अपनी चौपाई में, जिसको भी हमारे पाश्चात्यकरण के आक्रमणकारी और विदेशी कार्यों ने गलत ढंग से परिभाषित कर दिया। ढोल गवार सूद पशु नारी सकल तारना को ताड़ना कर दिया। सकल तारने के अधिकारी, तारने यानी उद्धार का अधिकार रखते हैं। ये जितने भी व्यक्ति हैं ये उद्धार का अधिकार रखते हैं, ये उन्होंने लिखा। पर हमारे यहाँ पे लोगों ने क्या उसको गलत ढंग से परिभाषित कर दिया, हमारी संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया से, हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को। अपन ने सुना होगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म किया, सुना है ना? तो ये हमारे इतिहास को हास्यास्पद बना करके, निकृष्ट बना करके धर्म परिवर्तन करने की योजना थी। अरे भाई, द्वापर युग देख लीजिए, त्रेता युग देख लीजिए, सतयुग देख लीजिए, कलयुग देख लीजिए। त्रेता युग, द्वापर युग, त्रेता युग में राजा दशरथ की पत्नियां क्या सती हुई? हाँ, द्वापर युग में कुंती सती हुई। कलयुग में देखिए रानी लक्ष्मीबाई, रानी मीराबाई, रानी दुर्गावती, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है। तो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो चारण भाटक इतिहासकार थे उन लोगों ने हमारे इतिहास को बदलने का प्रयास किया। कुछ कम्युनिस्ट ने भी इसको आग में घी डालने का प्रयास किया और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा करके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। उसका कारण है कि यही देख करके रानी दुर्गावती ने अपने समाज और जिस समाज के लोग जो संबंधित थे उन लोगों ने देखा कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए वो जंगल की ओर पलायन कर गए और वो जंगल ही तक रह गए। ये सोचने की बात है कि वो जंगलों तक क्यों रह गए। राणा प्रताप भी जंगल गए,
और राणा प्रताप जंगल गए और जंगल से वो वापस आए, उन्होंने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया। और राणा प्रताप को सहयोग देने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये राणा पुंजाभील लिखा है। इन्होंने ना मदद किया। जब मुगल सेना के एक से एक शासक थे उस समय पर, उन शासकों ने जब मदद नहीं किया तो राणा पुंजाभील ने उनको मदद की और वो उन्होंने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। पर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि रानी दुर्गावती के वंशजों को शक्ति प्राप्त नहीं हो और पूरा की पूरा जो क्षेत्र था ये जंगलों तक ही सीमित रह गया। ये सोचने की बात है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बात बता रहा था कि ये जो समाज है, इस समाज ने अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए अधिकांश समाज जो जंगल की ओर पलायन कर गए और जंगल तक ही सीमित रह गया। क्यों रह गया? जो चारण वाटक, सिपाही सलाहकार, जागीरदार, इन लोगों ने उन्हें ऐसी स्थिति बता दिया कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वहीं रहो। जैसे अभी कुंभ में रहता ना कि कुंभ में भीड़ है बहुत, अभी मत जाओ, रुक जाओ। तो और भी बहुत सारी स्थिति रहती है। बाबा, बच्चा छोटा रहता तो उसको डराते हैं ना, बाबा पकड़ लेगा, बेटा सो जा। तो वैसी स्थिति इतनी निर्मित कर दी गई, इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी कि ये पूरा की पूरा समाज जंगलों तक ही सीमित रह गया। जबकि यह समाज जो था, यह वर्ग जो था राजपूत। राजपूत किसको कहते हैं? जो राज्य के लिए लड़ता है वो राजपुत्र कहलाता है। कालांतर में वो राजपूत हो गया। गौड़ कोई जाति नहीं थी। गौड़ एक वर्ड, गौड़ जो है था कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। कालांतर में वो गौड़ हो गए और उसमें इस वर्ग ने अपने क्षेत्र में, अपने प्रांतों में, क्योंकि शासन की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रांतों में एक प्रधान की नियुक्ति की। वो प्रधान कालांतर में प्रधान हो गए और फिर अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से श्रेष्ठता बतलाते रहे और श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते रहे। और स्थिति यही निर्मित हुई कि कालांतर में ये लोग अपने में ही उलझे रहे, शक्ति को संगठित करने में असफल रहे और दूसरे लोग इन पर शासन करते रहे। ये जो समाज या जो वर्ग, इसको जनजाति देने का किसने दिया वो भी मैं बताना चाहूंगा। भाई साहब ने अभी बहुत अच्छा बात बताया था सिद्धो कान्हों की, है ना। पर इस समाज में जौहर जैसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं था। ये मरने मारने का मादा रखते थे और हमारे सिवनी जिला भी इतिहास है इसके लिए। आपने ग्राम तुरिया का नाम सुना होगा, सुना आपने ग्राम तुरिया का नाम? तुरिया में रानी बाई, देवोबाई, मुड्डेबाई, बिरजू भोई, इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में विद्रोह किया। ये मारे गए और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इनकी पैरवी करने वाले थे जो जटार हॉस्पिटल है ना सिवनी में, सौरभ जटार, उनके आजा पीडी जटार, डॉक्टर सलीम के आजा सील बाबू, इन लोगों ने उनकी पैरवी की थी। सोचने की बात है कि जंगल सत्याग्रह इनको क्यों करना पड़ा। सोचने की बात है कि कोमराम भीम को जल जंगल जमीन का नारा क्यों देना पड़ा। तिलका मांझी ने एक तीर से एक अंग्रेज अधिकारी कलेक्टर को मार डाला और पेड़ों से कूदते हुए भाग गए। जहां नेतृत्व की बात आती, जहां आक्रोश की बात आती है, तो आक्रोश क्यों आता है? कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और वो जब अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम तो भैया बड़े अच्छे से, हमारा समाज पूरे जंगल में आ गया था, चैन से रह रहे थे, चैन से खा रहे थे, पर वहां पर भी हमको बेचैन करने की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों ही? अंग्रेजों ने देखा कि जंगलों में इमारती लकड़ी ज्यादा है। ब्रिटेन में इमारती लकड़ी, सागौन जैसी इमारती लकड़ियों की कमी थी, उनके जहाज बनाए जाते थे। तो उन्होंने जंगलों में राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया और खनिज संपदा इतनी ज्यादा थी कि वहां से खनिज भी लेना था उनको
अब जहां से पानी निकलता, पानी के स्रोत है, वहां से अगर खनिज निकल रहा तो वहां प्रतिबंध लगा दिया। जब इन चीजों में प्रतिबंध लग गया तो हमारे खाने पे, हमारे पीने पे, इन सब चीजों पर तुम प्रतिबंध लगा दोगे तो हम तो मजबूरन आक्रमण करेंगे। और वो स्थिति उत्पन्न हुई कि उस स्थिति में उन्होंने एक आवाज उठाई, हजारों के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारा दिया, कौम राम मिल, जल जंगल जमीन का। आज भी जल जंगल जमीन का नारा हमारे लिए प्रसिद्ध है। ये बात यही नहीं आती। हम बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं। बिरसा मुंडा का फोटो देखे होंगे आपने, है ना? वो उधर है ना, देखे आपने, सिर्फ एक लंगोटी लगी। उनके क्षेत्र में गांधी जी जब भ्रमण करने के लिए गए, जन जागरण के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी, लोग भगवान की तरह इनको पूछते। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, तो वहां के लोगों ने बताया कि ये भगवान बिरसा मुंडा है। उनके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने भी प्रण लिया कि जब ये व्यक्ति को भगवान की तरह से पूजा जा रहा है कि ये जनता के हित के लिए लड़ रहा है, तो मैं भी अब सिर्फ लंगोट लगाऊंगा। ऐसा व्यक्ति था बिरसा मुंडा। भगवान ऐसे थे जिन्होंने, पहले व्यक्ति थे अंग्रेजों के खिलाफ कर देने का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने टैक्स देने के लिए मना कर दिया। अंग्रेज सरकार हिल गई, टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी। सबसे पहले बोले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, नहीं तो पता चला अपना तो राजपाट ही चला जाएगा, क्योंकि शासन चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था रहती है ना। तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया गया और वहीं पे गिरफ्तारी के समय पे उनको मार दिया गया और बता दिया कि वो बीमारी से मर गए। ऐसा जननायक जनता के हित के लिए खड़ा रहता था और उसी का अनुसरण फिर गांधी जी ने किया। कब किया? उस समय पे उन्होंने टैक्स देने का विरोध किया और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सिर्फ नमक का टैक्स देने का विरोध किया, फेमस गांधी जी हो गए, है ना। तो ये बात आती है कि इन गौरवशाली जो क्रांतिकारी हैं, इनको हमको याद कर रखना है, इनको हमको जानना है, इनको हमको समझना है। जनजाति की बात आती है कि जनजाति की जो उत्पत्ति हुई थी, सिद्धों कान्हों का जो आंदोलन हुआ था वो 1855-56 में हुआ था और 1855-56 में हजारों की संख्या में लोग आ गए थे। इनकी सिद्धों कान्हों की जो दो बहनों की फोटो लगी होगी, फूल और झानो, देखना, आप पढ़ना, देखना इनको, है ना। इन्होंने 21 अधिकारियों को मार डाला था, 21 पुलिस अधिकारियों को इन्होंने मार डाला था। सिद्धों कान्हों के कहने पे पूरे के पूरे गांव इकट्ठे हो जाते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखना पड़ा कि सिद्धों कान्हों की संथाल क्रांति के कारण से, उसी से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में दो विशेष वर्ग थे, एक ब्राह्मण वर्ग और ये योद्धा वर्ग, जिसको जनजाति नहीं कहा गया था, बाद में उपमा दी गई है, क्यों दी गई वो भी बताऊंगा मैं। ये योद्धा वर्ग जो था, ये योद्धा वर्ग, मंगल पांडे की भूमिका, मंगल पांडे के कहने पर क्रांति हुई। पर जितने भी क्रांति की, जितने भी युद्ध हुए हैं, विद्रोह जहां से भी उत्पन्न हुआ है, वो जंगलों से अधिक हुआ है। और जंगलों से अधिक होने के कारण ये इन लोगों को, इन योद्धाओं को गुरिल्ला युद्ध की कौशलता आ गई थी और गुरिल्ला युद्ध में ये अंग्रेज सरकार से सामना करने में मात्रा रखते थे। गुरिल्ला युद्ध में अंग्रेज सरकार के छक्के छूट जाते थे, वो जानती थी कि इनसे हम सामना नहीं कर सकते, अंग्रेज सरकार। और दूसरा एक वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, जिसके शास्त्रों का तोड़ उनके धर्म के परिवर्तन में काम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इसके धर्म का उपहास उड़ाया जाए, ब्राह्मण को इनसे अलग किया जाए, और दूसरा ये योद्धा वर्ग को इतना शोषित पीड़ित बता दो कि ये भी अपने आप को अलग थलग हो जाएगा, और फिर उनके लिए फिर लालीपाप जैसी योजनाएं दे दी जाए ताकि वो हम पे डाइवर्ट हो जाए। और हुआ भी ये 1935 अधिनियम जब लागू हुआ, मैं
तिलका मांझी के बारे में आदरणीय बलराम साहब ने बता दिया था कि पहला गवर्नर कौन आया था, इसके बारे में बता दिया, रेगुलेटिंग एक्ट कौन कैसे हुआ था, है ना। और तिलक मांझी को तिलका मांझी कहा जाता था। हाँ, तिलका मांझी भी बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, जनता के हित के लिए लड़ता था, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी क्रांति में। पर मैं बता रहा हूँ कि 1935 जब अधिनियम लागू हुआ, 1857 की क्रांति में, तो बहुत सारे जितने भी अंग्रेज सैनिक मरे हैं, अंग्रेजों के सैनिक, वे अधिकांश जंगलों में मरे। और तात्या टोपे का नाम आपने सुना है ना। तात्या टोपे को मदद करने वाला जो नायक था, उसका नाम क्या था पता? भीम नायक। बड़वानी कॉलेज का नाम जब भीम नायक रखा गया तो लोग पूछ रहे थे ये कौन है कर। तो 1857 की क्रांति में जो मदद करने वाला व्यक्ति था वो भीम नायक था, जिसको तात्या टोपे की मदद करने के लिए के जुर्म में काला पानी की सजा दे दी गई और अंतोगत उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जब 1935 अधिनियम जब लागू हुआ तो उस अधिनियम का विरोध करने वाले एक ही राष्ट्रीय दल के नेता थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो अधिनियम है ये बगैर इंजन की गाड़ी है, इसमें बहुत सारे ब्रेक हैं। एक राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा ये दिवालिया बैंक का कोरा चेक है। परंतु जब हम स्वाधीन हो रहे थे, स्वाधीन जब हो रहे थे, स्वतंत्र नहीं, स्वाधीन, पहले पराधीन थे, स्वाधीन, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। जैसे अंग्रेज शासन कर रहे थे वैसे हमारे नीति नियंत्रण शासन कर रहे हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति में जान लिया था कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग को जब तक में हम डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक हम शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अमीर, गरीब, ऊंच नीच, दलित, फलित, जमींदार, किसान, इनमें सवर्ण, दलित, इसमें बांट करके रख दिया था। और उसके पश्चात वो लगातार शासन करते रहे, क्योंकि उन्होंने एकता को हटा दिया था। और वो हमको देखने को मिला बंगाल विभाजन में 1908, बंग भंग आंदोलन। वहां पर लोग एकत्रित हुए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, लोकमान्य तिलक के कद बढ़ गया था। ऐसे बहुत सारे समाज सेवी थे जिन्होंने लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, इन लोगों के कारण से वो बंग भंग आंदोलन समाप्त लेना पड़ा। अंग्रेज सरकार को बंग भंग वापस लेना पड़ा। जब बंग भंग वापस लेना पड़ा तो उनकी स्थिति ये हुई कि भाई अब इस वर्ग को डाइवर्ट कैसे किया जाए। तो इस वर्ग के कुछ सिपाही सलाहकार, कुछ चाटुकार, कुछ चारण भाट, इन लोगों को उन्होंने लिया अपने कब्जे में। और अपने कब्जे में लेने के बाद में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन कराया कि भाई इन लोगों की दलित फलितों की बात रखने के लिए असेंबली में कोई प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। ये प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के लिए इनको रखना चाहिए, इनकी बात रखना चाहिए। तो उन्होंने उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर उसमें बात उनकी रखना चाहा। पर यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 342 अनुच्छेद में अपन अधिकांश स्टूडेंट बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वह हमेशा उनसे मैं पूछूंगा कि संविधान किसने बनाया, तो एक ही शब्द निकलेगा, क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मैं सच बताना चाह रहा हूं, आपको सच बताऊंगा कि भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी नहीं चाहते थे कि प्रारूप समिति में संविधान सभा बन गई थी और संविधान सभा में 6 लोगों की समिति बनाई गई थी। वो 6 लोगों में आसिफ इकबाल, हुमायूं कबीर, आसिफ इकबाल, D.R. गाडगिल, के शाह, के शांताराम, इस तरह से 6 लोग थे। पूरा तर्क वितर्क हुआ संविधान में और तर्क वितर्क के बाद में नेहरू जी को अपने भारत के लोगों की योग्यता पर विश्वास नहीं था। तब उन्होंने एक ब्रिटिश विद्वान इवोर जेनिंग से संविधान का प्रारूप बनाने की बात कही। तो महात्मा गांधी ने विरोध किया कि जब हमारे पास में भीमराव अंबेडकर जैसे योग्य विद्वान व्यक्ति हैं तो आपको इवोर जेनिंग से सहायता की आवश्यकता नहीं है। योग्य विद्वान भीमराव अंबेडकर हैं तो उनसे मदद लीजिए।
और भीमराव अम्बेडकर ने को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान के प्रारूप को 27 अक्टूबर 1947 को पहला पेश किया। उसके बाद में फिर उसके प्रारूप को बना करके संविधान सभा को सौंप दिया। तो अनुच्छेद 342 में जो देन है भीमराव अम्बेडकर की, वो हम मानते हैं, परंतु यहाँ पर भी अगर दखल महात्मा गांधी नहीं लेते तो हो सकता है हमारे संविधान के निर्माण में किसी और की सहभागिता होती। बात आती है, यही तक की बात नहीं आती कि इनके प्रतिनिधित्व की बात जब उसमें आती है कि इन जो शोषित पीड़ित हैं, इनके बात रखने के लिए असेंबली में हम सीटों का आरक्षण कर रहे हैं और सीटों का आरक्षण कर दिया गया और सीटों का आरक्षण अभी तक है। और उसका परिणाम यह रहा कि आज हमको इतने वर्ष हो गए, उसके पश्चात भी हमारा एक विशेष वर्ग जिसको जनजाति वर्ग कहा जा रहा है या जिसको जो भी नाम की संज्ञा दी गई है, उसका अभी तक पूर्ण रूप से उद्धार नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज शासन कर रहे थे वैसे हमारी सरकार शासन कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो किसी भी विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, शिक्षा मंत्री थे। और उसका परिणाम ये रहा कि राधा कृष्णन आयोग आया। राधा कृष्णन आयोग ने स्पष्ट कहा कि 6 साल से 14, अपनी कमेटी में उन्होंने लिखा कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। परंतु हमारे नीति नेता जो मंत्री पद पे बैठे थे, जो कुर्सी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा? यह मानसिकता थी। तो शिक्षा का अधिकार अनवरत बना रहा। वो तो चीफ जस्टिस उन्नी कृष्णन की को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में कन्वर्ट करने का प्रयास किया और शिक्षा के अधिकार का एक नियम बन गया निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार। तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे कम से कम पूरी शिक्षा तो पा रहे हैं। विकास हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकास नहीं हो रहा है, नीतियां हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतियों का संचालन नहीं हो रहा है। परंतु ऐसी कौन सी स्थिति हो गई है कि हमको 70 साल हो गए आजाद हुए, उसके पश्चात भी हमारे नीति नियंताओं की दृष्टि अभी भी जनजाति दलित फलित पर पूर्ण रूप से, इनको न रोजगार की बात आती है न शिक्षा की बात आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। आवश्यकता है कि जो प्रतिनिधि है, जिनको आरक्षित सीट पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनको बदलने की है या ऐसा कोई चेंज करने की आवश्यकता है जिससे हमारा भारत सुदृढ़ हो, विकसित हो और प्रत्येक वर्ग समृद्ध हो। हमें जनजाति कहने की आवश्यकता न हो, हमें भारतीय कहने की आवश्यकता। तब हमें गर्व महसूस होगा कि हम बात आती है कि आदिवासी कौन है। जो आदिकाल से रहता आ रहा है वो आदिवासी है। वो ये जो असभ्य है, जो अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं, उनको जनजाति की संज्ञा दे दी गई है। किसने दी है? अधिकांश लोग कहते हैं कि हिंदू, जो शुद्ध सनातनी आदिकाल से रहते आ रहा है, सनातनी वही हिंदू है। हिंदू को भी कुछ जनजाति वर्ग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि हिंदू का मतलब क्या होता है। एक ही सनातन सभ्यता थी, वो सनातन सभ्यता का प्रतिनिधित्व हिंदू करता था। हिंदू कौन है? जो हीनता को दूर करता था, जो आदिकाल से रह रहा है, जो हमारे समाज को सद्भाव से देख रहा है, सद्भाव से, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना है। गीता में एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम कर्म गुणम विवेकसा। जो चारों वर्ण हैं, इन वर्णों की सृष्टिकर्ता मैं हूं और ये गुण और कर्म से अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। गुण और कर्म से श्रेष्ठता स्थापित अपने विवेक से। बात आती है कि इस वर्ग में हमको जो जनजाति गौरव दिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, ये जनजाति गौरव हम मनाएं, उनको याद करें, उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने हमारे लिए, हमको स्वतंत्र करने के लिए, हमको स्वाधीन करने के लिए जो योगदान दिया, हम उनको स्मरण करें और उनकी जो समाज के प्रति सामुदायिकता थी। सर ने बताया था हलमा एक प्रथा है, सामुदायिकता प्रथा है। वो सामुदायिकता का अर्थ पता है आपको?
लड़का लड़की शादी की और माँ बाप को लात मार के बाहर हो जाते हैं कि हम अपने लोग लड़कों के साथ रहेंगे। मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अपन एक ही वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक ही समाज से जुड़े हैं, आंचलिक भाषा से जुड़े हैं। सामुदायिकता का मतलब होता है कि सब परिवार सबसे साथ मिलकर के, सबके साथ मिलकर के, है ना, सामुदायिकता। यानी अगर हम गांव में हैं, अगर हम महाविद्यालय में तो हम सब एक हैं, अगर हम गांव में हैं तो हम सब एक हैं, और अगर किसी एक को कष्ट हो जाता है तो सभी के सभी वर्ग एक होकर के उस व्यक्ति को सहायता करें। और ये हलमा प्रथा झाबुआ में ये प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? कि वहां पे इन वर्ग, जनजाति वर्ग में एक बहुत अच्छी है नीति है कि अगर कोई वर्ग किसी को सहायता की आवश्यकता है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है पर वो सहायता वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो हलमा बुलाता है और उस हलमा में वो पूरे गांव के हर घर से एक व्यक्ति आता है और उसको मदद करता है, और मदद करने के बाद में उसके घर में खाना खा करके चला जाता है। किसी प्रकार का कोई उपहार, कोई राशि कुछ नहीं लेगा। ये हलमा है। कितनी अच्छी प्रथा है। तो हम में वो सामुदायिकता होना चाहिए, है ना। हम में वो रूढ़िवादी नहीं, हम में वो, जैसे अपन देखते हैं कि जौहर प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, ये प्रथा जनजाति में नहीं थी। समाज के साथ में एक साथ मिलकर के लड़कियां, पुरुष, महिलाएं, पुरुष नृत्य करते थे, जिसको भगोरिया प्रजाति में लोगों ने कह दिया कि ये परिणय पर्व है, और लड़की पसंद आई थी तो भगा के ले जा लेता। उन लोगों को पता ही नहीं कि इस तरह की भी हमारे साथ में शोध हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो समाज को, स्त्री और पुरुष को एक जैसा समझने वाला, वो कैसे जाहिर हो जाएगा? वो कैसे अनपढ़ हो जाएगा? समाज को विद्रुपित करने के लिए समाज को अलग ढंग से परोसा गया है अंग्रेजों के द्वारा, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। और इतिहासकारों ने इन जितने भी क्रांतिकारी हैं, आप रेफरेंस की बुक पढ़ेंगे, आईपीएस की, आईएएस की या पीएससी की बुक पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आपको रानी दुर्गावती के बारे में 4 या 5 लाइन देखने को मिलेंगी। राणा प्रताप के बारे में आपको आधा पेज के लगभग अगर मिला तो मिला, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। एक साहब महान हो गए। मीना बाजार से लड़कियों को उठा लिया जाता था, बच्चियों को के साथ में यौन शोषण बाजार से उठा लिया जाता था, लोगों को दास बना लिया जाता था। वे साहब महान हो गए, पर इनकी महानता पे प्रश्न चिन्ह बना करके चले गए। तब सोचने पड़ता है, जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए, सीधे सच्चे हाथों को हम देश थमाना भूल गए। जीवन के पूरी तो जानते थे, जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए, सीधे सच्चे हाथों को हम देश थमाना भूल गए। सोच बदलने निकले थे वे, देश हमारा बांट दिए, मंदिर मस्जिद के नामों पर जाने कितनी लाशें पाट दिए। सोच बदलने निकले थे वे, देश हमारा बांट दिए, मंदिर मस्जिद के नामों पर जाने कितनी लाशें पाट दिए। और सत्ता सौंपे थे हमने जिन हाथों में, उनने हमको बांट दिए। जात पात के झगड़ों में हम देश पुराना भूल गए। जीवन के कोरे पन्नों में साहित्य अपना चोरी हुआ, संस्कृति गुमनाम हुई। जयचंद चोला लिबासों से भारत माँ बदनाम हुई। अंग्रेजों से मुक्त हुए तो हिंदी यहाँ गुलाम हुई, और अंग्रेजी पढ़ पढ़ करके हम वेद पुराना भूल गए। जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।